तभी तो लोग कहते हैं कि न्याय के नाम पर मजाक चल रहा है। क्योंकि आप देखिए कि जिसे 2 बार फांसी सजा मिल चुकी हो उसे सुप्रीम कोर्ट इनोसेंट बताकर रिहा कर देती है। तो केस है चेन्नई का, जहां पर 7 साल की बच्ची अचानक गायब हो जाती है और ढूंढने पर कुछ दिनों बाद उसकी जली हुई लाश मिलती है। तो अज्ञात पर रेप और मर्डर का केस दर्ज किया जाता है और जल्द ही आरोपी युवक दसनाथ को गिरफ्तार करके जेल भी डाल दिया जाता है। इतना जघन्य अपराध होने के बावजूद पुलिस 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है। तो कानून के हिसाब से आरोपी को डिफॉल्ट बेल मिल जाती है और वो जेल से बाहर आ जाता है। तो पुलिस की लापरवाही की वजह से अब एक रेप और मर्डर का आरोपी बाहर आ गया था। तो तब पुलिस को होश आता है कि कहीं ये न्यूज मीडिया तक ना पहुंच जाए, इसलिए वो आनन फानन में चार्जशीट रेडी करते हैं और दसनाथ को कोर्ट में पेश करने के लिए जब उसे घर से लाने जाते हैं तो दसनाथ तो घर से गायब और उसकी माँ की डेड बॉडी घर में मिलती है। और उनके घर वालों से ये भी पता चलता है कि घर से गहने और पैसे भी चोरी किए गए और दसनाथ को पैसों की जरूरत भी थी। तो पुलिस उसे ढूंढती है और 6th डे ही बॉम्बे से गिरफ्तार कर उसे सेशन कोर्ट में पेश करती है, जहाँ पर उसके पहले केस की सुनवाई की जाती है और पुलिस की तरफ से ठोस सबूत और गवाह पेश किए जाते हैं। जैसे कि पहले गवाह ने बताया कि उसने बच्ची को आखिरी बार इसी आरोपी के साथ खेलते हुए देखा था। दूसरा ये कि एक आदमी ने मंदिर के पास लगे सीसीटीवी में इस आरोपी को उसी तरफ बाइक पर एक बैग ले जाते हुए देखा जिस तरफ बाद में बच्ची की बॉडी मिली थी। तीसरा ये कि बच्ची के अंडरगारमेंट्स पे सीमन मिला जो आरोपी के डीएनए से मैच हुआ। फोर्थ ये कि आरोपी के फोन में बहुत ज्यादा पोर्न वीडियोस देखने की हिस्ट्री मिली। इन सबको मुख्य नजर रखते हुए सेशन कोर्ट इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए फांसी की सजा देती है। फिर ये केस मद्रास हाई कोर्ट में जाता है, लेकिन वहाँ पर भी यही फैसला बरकरार रहता है। फिर सेशन कोर्ट में इसके दूसरे केस की सुनवाई की जाती है, जिसमें पुलिस बताती है कि इसने गहने और पैसे चुराने के लिए अपनी मां की हत्या कर दी और इसने ये कबूल भी किया है, लेकिन इसका ना ही तो कोई सबूत मिला और ना ही कोई ठोस गवाह मिला। तो सेशन कोर्ट इसे इस केस से बरी कर देती है। तो दसनाथ अब इस केस में तो बरी हो गया और पहले केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देता है। तो फरवरी 2017 की इस केस की अक्टूबर 2025 में सुनवाई की जाती है और फैसले में दसनाथ को इनोसेंट और बेगुनाह बताकर रिहा कर दिया जाता है, जिसके सुप्रीम कोर्ट 5 रीजन देती है। नंबर 1 ये कि जिस व्यक्ति ने इसे मंदिर के पास वाले सीसीटीवी में जाते देखा उसने अपने बयान में आगे बताया था कि उसने दसनाथ को 4 फरवरी को जाते हुए देखा था, लेकिन बच्ची 5 फरवरी को गायब हुई थी। नंबर 2 की सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश ही नहीं की गई क्योंकि पुलिस ने वो फुटेज लेना जरूरी नहीं समझा। नंबर 3 जिस गवाह ने आखिरी बार बच्ची को आरोपी के साथ खेलते देखा था वो गवाह 2 महीने बाद आकर ये जानकारी पुलिस को देता है। नंबर 4 सीमन का आरोपी के डीएनए से मैच होना, लेकिन जिस अंडरगारमेंट से सीमन मिला था वो अंडरगारमेंट 4 महीने बाद पुलिस को दसनाथ के ही बैग से मिलता है। तो 4 महीने बाद उस सीमन से डीएनए मैच कैसे हुआ जब सीमन की लाइफ ही 48 आवर होती है। 5th चीज की आरोपी के फोन से बहुत ज्यादा वीडियोस देखने की जानकारी मिली थी, लेकिन फोन की जांच करने पर पता चला कि फोन में लगी सिम दसनाथ के नाम से है ही नहीं और फोन भी दसनाथ का ही है, ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता। तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस ने कितनी मेहनत की होगी ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि ये फैसला सुनकर इस बच्ची के पिता कोर्ट के सामने ही बिलक बिलक कर रो रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।